Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha and today I am here with a new topic of soil science, that is soil organic matter. So student, let's start the session of soil organic matter. Student, इस लेक्चर के दो पार्ट हैं and this is the first part. स्टूडेंट, करंट लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें बिकॉज ऑल टॉपिक रिलेटेड विथ ईच अदर. सो स्टार्ट द लेक्चर. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. स्टूडेंट, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को शॉर्ट फॉर्म में SOM भी बोलते हैं. ओके, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है. ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कार्बन कंपाउंड सब्सटेंस. अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड सब्सटेंस सॉइल में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. ओके, ऑर्गेनिक मैटर कोई भी रेसिड्यू, एनिमल रेसिड्यू, प्लांट रेसिड्यू, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हम लोग की सॉइल को इम्प्रूव करता है इन टेक्सचर, इन स्ट्रक्चर, परमिएबिलिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड एज अ फूड ये एक्ट करता है, जिससे कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है एंड प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आगे हम इस लेक्चर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यू, कंपोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन. स्टूडेंट, जो डिकम्पोजिशन का लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. सो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ SOM इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. Organic matter, I already told you, carbon containing substance is known as organic matter. Okay, and what is SOM? It consists of decomposing plant and animal residue, either living or dead. Means soil organic matter क्या? Either living or dead. अगर plant and animal residue है then उसे क्या कहते हैं? Soil organic matter. Soil organic matter plays an important role in maintaining soil physical condition, influences soil chemical property, especially cation exchange capacity. Organic matter supply the energy for the soil microorganism. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ ये सब कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंपॉर्टेंट होता है. इससे क्या होता है? सॉइल फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी इंप्रूव करती है, लाइक CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को CEC कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट को मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को अपटेक, प्लांट के अपटेक के लिए. ये आगे जाकर पढ़ेंगे, ये भी एक अलग सा टॉपिक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. ओके, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? सप्लाई करेगा एनर्जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. प्लांट, इसमें जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट टिश्यू जो होता है मेजर सोर्स होता है. ओके, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का प्लांट टिश्यू जो होता है वो मेजर सोर्स होता है. एंड एनिमल आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सोर्स. और एनिमल रेसिड्यू को क्या किया जाता है? एज ए सेकेंडरी सोर्स कंसिडर किया जाता है. ओके, लेट्स सी अबाउट द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग ऑन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. मीन्स सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डिकम्पोजिंग है, मीन्स डिकम्पोजिशन इसमें होगा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा एंड वो फिर क्या बनेगा? ह्यूमस के फॉर्म में बनेगा. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? किस कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, किस कंडीशन में स्लो होगा, कौन कौन से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन में मीन्स इफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे. तो इसमें टोटल 6 फैक्टर्स हैं. लाइक क्लाइमेट ऑल्सो इंक्लूड्स. स्टूडेंट, आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि क्लाइमेट कौन कौन क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये सब कैसे इफेक्ट करता है. यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे. वेजिटेशन क्या होता है? टेक्सचर, ड्रेनेज, क्रॉपिंग एंड टीलेज, क्रॉप रोटेशन, रेसिड्यू एंड प्लांट न्यूट्रिएंट. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, क्लाइमेट. क्लाइमेट इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल. क्लाइमेट, स्टूडेंट आप बार बार क्लाइमेट पढ़ रहे हो. क्लाइमेट होता क्या है? एक्चुअली क्लाइमेट जो होता है ये सम ऑफ वेदर. आपको वेदर और क्लाइमेट में सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट. वेदर क्या होता है? डे बाई डे जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, चेंज होता है, उसे वेदर कहते हैं. जैसे मान लो आज मंडे है. ओके, तो आज रेनी सीजन है तो हम लोग बोलते हैं आज का मौसम ना बारिश होने वाली है.
दिस इज कॉल्ड वेदर। बट क्लाइमेट किसी भी एरिया का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। वेदर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने को क्लाइमेट कहते हैं। समअप मतलब जनरली ये 30 ईयर्स का कंसीडर किया जाता है। मतलब 30 ईयर्स के वेदर के एवरेज को क्या क्लाइमेट कहते हैं। अब क्लाइमेट कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि साउथ में गर्मी होती है, ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो क्लाइमेट हम लोग बताते हैं कि हाँ वहाँ गर्मी होती है, वहाँ मौसम, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ गर्म होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने समअप कर रखा है 30 ईयर्स का कि हाँ वहाँ टेम्परेचर इतने से इतने रेंज का जाता है, वो हम लोग क्लाइमेट बताते हैं। बट डे बाय डे आज मौसम ठंडा है, आज बारिश होने वाली है, आज टेम्परेचर ज़्यादा है, ये सब सारा वेदर है। ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक क्लाइमेट। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को। द ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ कंपेरेबल सॉइल टेंड टू इंक्रीज इफ वन मूव्स फ्रॉम वार्मर टू कूलर एरिया। इसके कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में, तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा इफ़ यू मूव्स फ्रॉम वार्मर टू कूलर एरिया। मीन्स अगर गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जाते हो, मान लो आप साउथ से नॉर्थ में चले आए, मीन्स तमिलनाडु से आप हिमाचल चले आए, तो सॉइल में क्या देखोगे, थोड़ा ज़्यादा हिमाचल के साइड सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर। ओके, बट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सेलरेटेड इन वार्म क्लाइमेट्स। बट जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो कहाँ फास्ट होता है, वार्म क्लाइमेट में। ओके, दोनों में आप डिफरेंस समझना। डिकम्पोजिशन एंड डिफरेंट थिंग्स, और जो ऑर्गेनिक मैटर इज डिफरेंट थिंग्स। ऑर्गेनिक मैटर मतलब रेसिड्यू एनिमल, जैसे लीफ वगैरह, जो प्लांट टिश्यू जो नीचे सॉइल सरफेस पे वो गिरता है, फॉल डाउन होता है, ओके, उसे वो ऑर्गेनिक मैटर, वो जो रहता है सॉइल में प्रेजेंट, उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। बट डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि डिकम्पोज होता है, जो कम्प्लेक्स, जो आपका प्लांट पार्ट है, जो भी एनिमल पार्ट है, वो कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आएगा। ओके, फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान से देखना। फॉर ईच 10 डिग्री डिक्लाइन इन मीन एनुअल टेम्परेचर द टोटल ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन इंक्रीजेज बाई द 2 to 3 टाइम। मतलब बोल रहा है अगर आपके टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब हर ईच 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जैसे मान लीजिए आप 10 डिग्री सेल्सियस डिक्लाइन हो गया एनुअल टेम्परेचर में, पूरे साल के टेम्परेचर, देन क्या होगा, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेगा। मान लीजिए पहले ऑर्गेनिक मैटर 2 kg था, ओके, अब ये इंक्रीज हो जाएगा 4 या 6 kg। ओके, फिर अगेन अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लाइक 20 हो गया, ओके, देन ये फिर उससे दुगना हो जाएगा, मीन्स 8 kg हो जाएगा। ऐसा चलता है। ओके, रेनफॉल कैसे इफेक्ट करता है, देयर इज इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर विथ इंक्रीज इन रेनफॉल। ओके, अगर इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक मैटर, कब इंक्रीज होगा, जब रेनफॉल इंक्रीज होगा, बारिश ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। अंडर कंपेरेबल कंडीशन द नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज विथ इफेक्टिव मॉइस्चर बिकम्स ग्रेटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर और जो नाइट्रोजन है वो इंक्रीज करता है मॉइस्चर के साथ साथ, क्योंकि रेनफॉल पड़ेगी तो मॉइस्चर होगा, देन वो क्या होगा, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट इज सेकेंड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है स्टूडेंट, प्लांट। ओके, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इज हायर इन डेवलप अंडर ग्रासलैंड एंड दोज अंडर फॉरेस्ट। यहाँ पे कहना ये चाहता है जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ग्रासलैंड में ज़्यादा होगा एंड दोज अंडर फॉरेस्ट। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि ग्रासलैंड होता है जो पूरा सॉइल को कवर किए होता है, ठीक है, एंड फॉरेस्ट में क्या है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और वो उसमें जो वुड होता है वो ज़्यादा लंबे तक, आपने देखा होगा फॉरेस्ट में ना लंबे लंबे से ट्री होते हैं, तो उसका जो फॉलिएज पार्ट होता है, फॉलिएज मतलब लीफी पार्ट, और थोड़ा वो ज़्यादा वुडी होता है, तो उसका लीफ एज अ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वर्क करता है। पर ग्रासलैंड में क्या है, टोटल पूरा कवर होता है एंड वो छोटा छोटा हमेशा कंटिन्यू वो सॉइल के साथ मिक्स होते रहता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर ग्रासलैंड में ज़्यादा होगा एंड फॉरेस्ट में कम होगा। टेक्सचर क्या है स्टूडेंट, फाइन टेक्सचर आर जनरली हायर इन ऑर्गेनिक मैटर। अब जो फाइन टेक्सचर होगा मीन्स स्मॉल पार्ट होगा, उसमें सॉइल का स्मॉल पार्ट अगर होगा तो उसमें क्या होगा, हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ओके, हाई जो टेक्सचर, क्योंकि स्टूडेंट जो सॉइल का अगर मान लीजिए पार्टिकल फाइन है, हम लोग पहले तो टेक्सचर, आप
टेक्सचर आपको नहीं पता होगा, आगे के लेक्चर में समझेंगे, बट यहाँ पे बताती हूँ। सॉइल टेक्सचर डिपेंड करता है एकदम जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉइल का, जिसमें कि सैंड, सिल्ट, क्ले। ओके, तो सबसे फाइन क्या होता है? क्ले होता है। और उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि बहुत फाइन होने की वजह से वो उसे अपने साथ रखता है, अपने साथ वो एग्रीगेट रखता है। नेक्स्ट है ड्रेनेज। ड्रेनेज अगर आपका सॉइल पुअरली ड्रेनेज है, मीन्स ईजिली वाटर रिमूव आउट नहीं हो रहा है, एक्सेस वाटर, एंड पुअर एरिएशन है, देन हायर इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन कम हो रहा है स्टूडेंट। डिकम्पोजिशन जहाँ पे कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होगी। पार्शियली ऑर्गेनिक मैटर फुल्ली डिकम्पोज हो जाएगी, देन वो ह्यूमस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे डिकम्पोजिशन फुल्ली नहीं हुई है, पार्शियल के फॉर्म में है, या फिर फ्रेशली न्यू प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि हायर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। क्रॉपिंग एंड टिलेज। द क्रॉप लैंड हैव लो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर देन द कंपेरेबल टू वर्जिन सॉइल। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि क्रॉप लैंड जो होता है उसमें कम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, बिकॉज क्रॉप लैंड में आप कंटिन्यू उसको टिलेज करते रहते हो, हमेशा आप रिमूव करते रहते हो जो भी पार्टिकल्स है, जो भी वीड है, जो भी एनीथिंग जो है, आप अगर कल्टीवेट करोगे तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट वर्जिन सॉइल मतलब मीन्स बैरन लैंड, जहाँ पे मतलब कोई खेती वगैरह नहीं होती, वहाँ पे वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन प्रेजेंट है। तो वहाँ पे सोच लो आप कितना ज़्यादा प्लांट पार्ट्स, कितना ज़्यादा फॉलिएज ये सब प्रेजेंट है, लीव्स टू। इसलिए क्रॉपिंग लैंड में जो कम होती है और वर्जिन सॉइल में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, रेसिड्यू एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप रोटेशन ऑफ सीरियल्स विथ लेग्यूम्स रिजल्ट विथ हायर ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि मान लो आप लेग्यूम्स है, ओके, लेग्यूम जो होता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये नाइट्रोजन सॉइल को ऐड करता है, बिकॉज इसमें नोड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लेग्यूम्स में हाई फॉलिएज होता है, क्योंकि जैसे जो भी पल्सेस क्रॉप है वो लेग्यूम्स में आते हैं, तो उसमें लीफी पार्ट स्मॉल ज़्यादा होता है और थोड़ा सॉइल को ज़्यादा कवर करता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन अगर आप सीरियल्स के साथ करते हैं तो आपको हायर ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यू एंड कंपोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके, कंपोजिशन क्या है ऑर्गेनिक रेसिड्यू का? कंपोजिशन मीन्स ऑर्गेनिक रेसिड्यू में आप देख सकते हो 75% मॉइस्चर है, 25% ड्राई मैटर है, एंड ये जो आप मान लो 75% आपका मॉइस्चर है कोई भी ऑर्गेनिक रेसिड्यू में, 25% सिर्फ ड्राई मैटर है। ड्राई मैटर मीन्स सॉलिड के फॉर्म में। उसमें कार्बन 10 to 12%, ऑक्सीजन 9 to 10%, हाइड्रोजन 1.5 से 2.5%, एंड मिनरल मैटर 1 से 3%। ओके, यानी कोई भी प्लांट रेसिड्यू है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने अभी पहले भी देखा कि मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा होगा, हमने अभी क्या देखा रेनफॉल में, टेम्परेचर में, कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है देन क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा ज़्यादा प्रेजेंट हो रहा है। देन मॉइस्चर ज़्यादा होता है इसमें, एंड ड्राई मैटर इसमें 25% होता है। ड्राई मैटर का हम लोगों ने CHO देखा, एंड नाइट्रोजन एंड मिनरल मैटर प्रेजेंट होता है। प्लांट टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? प्लांट टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, स्टार्च एंड शुगर। ये जो तीनों है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, स्टार्च एंड शुगर, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। सेलुलोज 20 to 50%, हेमीसेलुलोज 10 to 30%, स्टार्च शुगर 1 से 5%, प्रोटीन्स 1 से 15% के बीच में प्रेजेंट होगा। फैट, वैक्स, टैनिन्स ये 1 से, ये सब वैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो गमी सब्सटेंस होते हैं। ओके, लिग्निन 10 से 30% होगा। ये लिग्निन जो होता है मोस्ट रेसिस्टेबल सब्सटेंस है, प्लांट टिश्यू का मोस्ट रेसिस्टेबल कंपोनेंट्स है, जो कि बहुत टाइम लेता है डिकम्पोज होने में। लेट्स कम ऑन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ऑर्गेनिक मैटर को कैसे क्लासीफाई किया स्टूडेंट? ऑर्गेनिक मैटर को इस बेसिस पे कि डिकम्पोजिशन कितना फास्ट और स्लो हो रहा है, रेट ऑन डिकम्पोजिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिक मैटर को 3 भाग में डिवाइड किया। रैपिडली डिकम्पोज्ड, लेस रैपिडली डिकम्पोज, एंड वेरी लेस मीन्स वेरी स्लोली डिकम्पोजिशन। इसमें कौन कौन सा आता है? शुगर,
शुगर, स्टार्च, प्रोटीन मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये शुगर एंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, ईजिली वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटना। लाइक कि ग्लूकोज का अगर कोई पॉलीमर्स है स्टार्च, ठीक है, अगर वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा तो क्या टूटेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड के फॉर्म में। तो यह सिंपल फॉर्म में टूटने को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके, फिर अगेन एमिनो एसिड नाइट्रोजन के फॉर्म में टूटेगा और उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी डिकम्पोजिशन के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए वो यूज करेगा एंड वो प्लांट पार्ट्स डिकम्पोज हो जाएगा। लिस्ट रैपिडली डिकम्पोज क्या होता है? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। वेरी स्लोली डिकम्पोज क्या होता है? वैट्स, वैक्सीन, रेसिन्स, लेगिन्स। ये सब जो होता है ना, ये क्या कहता है, बहुत स्लोली डिकम्पोज होगा। फैट वगैरह को टूटने में बहुत टाइम लग जाते हैं, लिग्निन वगैरह को टूटने में। ओके, लेट्स कम ऑन रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, रोल क्या है? ऑर्गेनिक मैटर करता क्या है? हम लोग ऑर्गेनिक मैटर के बारे में तो पढ़ लिए कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू होता है, उसके 2-3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब ये काम क्या करता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर एरिएशन एंड परमेबिलिटी। स्टूडेंट, जो ये क्रिएट करता है ऑर्गेनिक मैटर, एरिएशन कहने का मतलब ये क्या करता है, जो सॉइल जो प्रेजेंट होता है, जब हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करते हैं तो उसका पोरोसिटी बढ़ाता है। ओके, पोर बढ़ाता है जिससे कि एरिएशन प्रॉपरली होता है। एंड परमिलिटी मतलब कितना अलाउ कर रहा है सॉइल, तो वो जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिलाते हैं तो फाइन कर देता है टेक्सचर को थोड़ा, इसलिए ये क्या करता है, एरिएशन और परमिलिटी को बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्गेनिक मैटर का ना स्टूडेंट एक कॉमन पॉइंट है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, जो सॉइल के लिए अच्छा होगा वो ये करेगा, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट को वाटर चाहिए होता है। अगर आप इरिगेशन कर रहे हो, मीन्स पानी दे रहे हो आप सॉइल को, अगर वो बहुत जल्दी वो लीच डाउन कर जाता है या फिर बहुत जल्दी वो नीचे चला जाता है, तो आपको प्लांट उतनी जल्दी ले नहीं पाता है। ये ज़रूरी है कि रूट जोन में वाटर थोड़ा टाइम तक प्रेजेंट रहे ताकि वो वाटर सप्लाई हो सके प्लांट को, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। एज अ मल्च यूज होता है। मल्च का कहने का, मल्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सॉइल पे मल्च ऐड करते हैं। मल्च जैसे स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ या फिर प्लास्टिक मटेरियल, कुछ भी अगर सॉइल को कवर करने के लिए यूज करते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन ये सब स्लो हो और टेम्परेचर मेंटेन हो सॉइल का, तब हम लोग उस प्रोसेस को मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग लोअर्स विंड इरोजन। नॉर्मली सी बात है, अगर सॉइल के सरफेस पे आप कुछ ऐड कर रहे हो, लाइक मान लो आप स्ट्रॉ ही रख रहे हो, स्ट्रॉ वाल जो होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ राइस या फिर व्हीट, उसे आप रख रहे हो सॉइल के ऊपर, या फिर कोई भी लीव्स ट्यूब्स रख रहे हो। ओके, उससे क्या होगा, विंड आएगा तो वो सॉइल को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो विंड उस सरफेस पे टकराएगी जो सब मल्च रखा होगा। सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये अगर मान लो आपका सीजन है ठंडा का, विंटर सीजन है, ओके, विंटर सीजन में टेम्परेचर वो जो कूल डाउन हो से थोड़ा सा बचाएगा आपको, क्योंकि वो टेम्परेचर है थोड़ा सा जो प्लांट पार्ट ऊपर प्रेजेंट होगा वो एब्जॉर्ब करके रखेगा एंड वो बचाएगा आपको सॉइल को कूल होने से। वैसे ही बारबर में कूलर सॉइल को कूल करता है, मतलब अपोजिट होता है। विंटर में सॉइल को गर्म रखने में मदद करता है एंड समर टाइम में ये उसे ठंडा रखने में मदद करता है। इन समर एंड कीप्स द सॉइल वार्म इन विंटर, इट इज जस्ट अपोजिट। ऑर्गेनिक मैटर सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी होता है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एज अ नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने बोला कि इसके लिए सोर्स होता है एनर्जी का, और जब ये एनर्जी लेते हैं, मीन्स अपना जब ये फूड लेते हैं, तो उसके साथ साथ वो डिकम्पोजिशन होता है एंड वो डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिएंट रिलीज करता है सॉइल में, जिसके कारण हमारा प्लांट ग्रोथ में डेवलपमेंट होता है और अवेलेबल होता है न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए। फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर सप्लाइज फूड फॉर अर्थवर्म। आपको पता होगा कि अर्थवर्म है जो फ्रेंडली होता है, ठीक है, ये फार्मर्स का फ्रेंड होता है एंड सॉइल में अगर सॉइल में है तो ये बहुत अच्छे सॉइल माना जाता है। ओके, तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो फ्रेश, मान लो फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसे आंट्स, रोडेंट्स और अर्थवर्म ये सब खाते हैं, एज अ फूड वो लेते हैं एंड मेक्स फास्फोरस रिली अवेलेबल इन एसिडिक सॉइल। अगर मान लीजिए एसिड सॉइल है,
अगर मान लीजिए आपका एसिड सॉइल है तो उसमें फॉस्फोरस का एबिलिटी बढ़ाएंगे ये फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर को खाकर, क्योंकि अगर फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, इन्होंने अगर एज अ फूड ले लिया देन वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। इट्स एज अ बफरिंग एजेंट। मैंने बोला ना सॉइल ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर का ना पॉजिटिव ही पॉइंट है। ये बफरिंग एजेंट क्या होता है, पीएच को मेंटेन करना, मतलब पीएच को चेंज होने नहीं देगा सॉइल के पीएच को। ओके स्टूडेंट, आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। स्टूडेंट अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए देन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो बेसिक एग्री हब। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक या कुछ नहीं समझ आया देन आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हो। मैं उस टॉपिक को कोई एक सेशन में लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट।